विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे राजनीतिक सिद्धांत की कि किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत है वो एक कक्षा 11th के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी में समझें, उसकी किस तरह से अनिवार्य समझें। हमने देखा था कि किसी भी विषय के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत के बिना उसको हम कोई भी चीज को नहीं समझ सकते। जब आप सिद्धांतों को समझोगे तब आपके मूल अधिकार भी समझ में आएगा। मैंने बताया था स्वतंत्रता किस तरह से है, वो व्यक्ति के लिए उपयोगी है। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के क्या आयाम है, तो वह आप उस समय समझोगे जब आपने सिद्धांत को पढ़ा है, आपके समझ में है, वो सिद्धांत अच्छी तरीके से आए हैं तो आप समझोगे। फिर मैंने समानता की बात की, तो जिस समय मैंने बार बार कहा कि संविधान के अंतर्गत है, वो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख है। कहां पर है? संविधान में के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। और उन मूल अधिकारों में एक हमारा अधिकार क्या है? समानता भी है प्यारे बच्चों। क्या है? मूल अधिकारों में एक समानता करके भी हमारा मूल अधिकार है। तो समानता के मूल अधिकार को आपको समझना है, तो आपको ये चीज भी समझनी होगी कि जब तक आप समानता के सिद्धांत को नहीं समझोगे, समानता का जो राजनीति विज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है, उस सिद्धांत को आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आप समानता को नहीं समझ सकते। इसलिए हम समानता की बात करें। हमने हमारी जो समानता की हमने बात की, तो हमने कहा सामान्यतः कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार ही क्या है? समानता है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार, समानता। क्या बात निकल कर आई कि सभी लोगों के साथ सामान्य, सभी लोगों के साथ आप कैसा एक जैसा व्यवहार करो तो क्या कहलाई जाएगी? समानता कहलाएगी। अब यह व्यवहार का मतलब क्या हुआ? आप करोगे एक साथ सभी की जाति एक से, व्यवहार का मतलब उनसे बातचीत करो, ये नहीं। तो सभी की जो चीजें हैं आप देखोगे कि जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, ये जिसी मूलभूत जो आवश्यकता है, वह मूलभूत आवश्यकताएं समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होगी, तब हम कहेंगे कि भाई वास्तव के अंतर्गत समाज में क्या है? समानता है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि साहब कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है। मैंने आपको कल अलग अलग उदाहरण बताए थे कि किस तरीके से है। वो आप देखोगे कि 40 करोड़ जो लोग हैं वो 5% ही आजीविका है उनके पास में। ये बड़ा एक बड़ा जो आंकड़ा था असमानता की जो खाई थी। तो वह असमानता की जो खाई है उसको हम ये नहीं कहेंगे कोई अमीर है कोई गरीब है, इसके आधार पर है वो समानता कैसे लानी। तो हम कहेंगे कि सामान्य व्यवहार के अंतर्गत हमें समानता लानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों की शिक्षा है, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के आवास, लोगों की है वो अच्छी तरीके से खान पान उनकी सुविधा मिले, तो तब है वो क्या आ जाएगा? समाज के अंतर्गत कहीं ना कहीं समानता आ जाएगी। और उसके लिए हमने क्या निर्धारित किया? उसके लिए जो गरीबी है उनके लिए एक बीपीएल करके हमने मानक रखा। कैसा? इस बीपीएल से जो लोग नीचे है या बीपीएल में, उनको गरीब माना जाएगा, और इस बीपीएल से जो ही लोग ऊपर आएंगे एपीएल के दायरे में आते ही उन्हें क्या कर लेंगे? हम समानता के अंतर्गत शामिल कर लेंगे कि नहीं, ये क्या है? ये सभी लोग हैं वो समाज में कहीं ना कहीं समानता का काम कर रहे हैं। भले ये बात नहीं देखना कि गांव के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, वह मायने नहीं रख रही, या उसके पास 1000 बीघा जमीन है, वो मायने नहीं रख रही। लेकिन ये मायने रख रही है कि उस गांव में सभी लोगों के पास है, माना कि आपने एक मानक तय कर दिया सभी के पास में वो 20 बीघा जमीन है, सभी के पास, पूरे गांव में सभी लोगों के पास, तो वो क्या है? तो वह समानता। ये जरूर नहीं कि 1 करोड़पति है और बाकी नहीं, वो उसको हम समानता के दायरे में नहीं लेंगे। हम उनको समानता के दायरे में लेंगे कि लगभग सभी लोगों के पास 20 जो आप कहोगे 20 एकड़ 20 बीघा जमीन है, या सभी के स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल रही है, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था, सभी के लिए चिकित्सा, सभी को खाने का भोजन मिल रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं समाज में समानता आने का काम कर रहा है। तो हमारी वो बुनियादी समानता, उस समानता के हम सिद्धांत को पढ़ रहे थे और मैंने काफी हद तक इस चैप्टर को आपको पढ़ा दिया था। आज मैं बात करूंगा समाजवाद की बात करूंगा।
मैंने आपको बताया था किस तरीके से है वो अलग अलग बात निकल कर आए। मार्क्सवाद है, वो कार्ल मार्क्स करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था मार्क्सवाद का सिद्धांत। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था मार्क्सवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स करके एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने दास कैपिटल करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कार्ल मार्क्स ने सभी मजदूरों को नारा दिया था, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा विश्व पड़ा है, सारा संसार पड़ा है, इसलिए हे संसार भर के मजदूरों तुम एक हो जाओ। ये ऐसी बात कर रहा था, मार्क्स बात कर रहा था कि हे मजदूरों आपके पास खोने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप खोगे क्या, पाया भी कुछ नहीं, तो आपके पास खोने के लिए केवल और केवल बीड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और जंजीरों को खोने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए हे संपूर्ण विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ। तो ये बात ऐसी है, वो कार्ल मार्क्स कर रहा है, मजदूरों को एक करने की बात करी, जिसने कहा कि जो जल है, जंगल है, जमीन है, तेल के संसाधन है, ये निजी स्वामित्व को बढ़ावा दे रहा है, निजी संपत्ति को बढ़ावा दे रहा है, और जब निजी संपत्ति ज्यादा हो गई तो समाज में क्या हुई, असमानता व्याप्त हुई, और वो उससे वो अमीर वर्ग निकल कर आए, और अमीर वर्गों की ताकत है वो राजनीति बन गई। तो ये अलग अलग वाद निकल कर आई। फिर एक दूसरा आया था उदारवाद। उदारवाद आया, उन्होंने कहा कि भाई समाज में प्रतिस्पर्धा होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? प्रतिस्पर्धा है वो जरूरी है। प्रतिस्पर्धा के बिना समाज है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? ऐसा उदारवाद है वो कह रहा है। ठीक है, हमने उदारवाद को पढ़ा। फिर एक अन्य वाद हमने पढ़ा था नारीवाद, जो बहुत ही बड़ा आंदोलन था, महिलाओं के अधिकार हेतु आंदोलन था नारीवाद। क्या कह रहा है नारीवाद? नारीवाद ये कह रहा है कि कोई स्त्री या पुरुष दोनों ही लोग आ रहे हैं। नारीवाद में जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनकर्ताओं में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब महिलाओं को भी है वो समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हैं वो आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित रखा गया है। आप देखोगे आज भी पिता की जो संपत्ति है, पिता की जो जमीन है, उसमें आज भी आप गांव में देखोगे कि पिता की जमीन में है वो पुत्री को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और वह जमीन किसकी है? पुत्र के नाम पर है। तो ये क्या, ये उत्तराधिकारी व्यवस्था है। इसलिए समाज नारीवादियों ने मांग उठाई कि साहब स्त्री और पुरुष है दोनों को है, स्त्री को भी पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाए और उसे उत्तराधिकार के रूप में माना जाए। एक नारीवादियों ने दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी कि जिस तरीके से जो संतान उत्पन्न का काम है वो स्त्री कर रही, ठीक है, संतान उत्पन्न करेगी वो स्त्री करेगी, इस बात में कोई राय नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, ये प्रकृति प्रदत्त है कि जो संतान व्युत्पन्न का काम है वो कौन करेगी? महिला ही करेगी, स्त्रीलिंग ही करेगी। ठीक है, ये चीज सही। ये कौन कह रही है? नारीवादी कह रहे। लेकिन नारीवादी ने ये क्या, जो संतान उत्पन्न की गई है उस संतान को पालन पोषण के अंतर्गत तो दोनों का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही उस बच्चों का पालन पोषण करे, नहीं, तो उस बच्चे का पालन पोषण का काम है वो दोनों मिलकर करे, स्त्री और पुरुष, माता और पिता दोनों मिलकर करे। उस पिता को भी समकक्ष अधिकार है कि जिस संतान को पैदा है वो किया है तो संतान का पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व आपका होगा। तो ये नारीवादी कह रहे हैं, ये नारीवादी कह रहे हैं कि स्त्री संतान उत्पन्न करना नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, लेकिन उसका पालन पोषण करने की जो असमानता समाज में स्थापित की है, जो ये समाज का काम है कि जब बच्चों का पालन पोषण करने का काम है कौन? महिला करेगी। घर का चूल्हे चौके का काम कौन है? महिला करेगी। ये क्यों? ये बात उन्होंने बात उठाई कि इनमें है वो समानता होनी चाहिए, घर का काम भी पुरुष करें। तो आज असंख्य पुरुष है वो घर का काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं। तो बधाई हो नारीवादियों को, आपने कहा था वो बातें आज सच हो गई और आज वास्तव के अंतर्गत है, वे बेचारे घर पर हैं बर्तन धोने का काम करें। ठीक है, तीसरा जो हमारा वाद महत्वपूर्ण था वो समाजवाद था। कौन सा था? समाजवाद। समाजवाद हमने देखा कि किस तरीके से विश्व के अंतर्गत, पूरा विश्व है वो दो विचारधाराओं के अंतर्गत बंटा हुआ था। एक था पूंजीवाद और दूसरा है समाजवाद। पूंजीवाद, पूंजीवाद व्यक्ति को है वो संसाधनों का कह रहे हैं कि भाई संसाधन, जो व्यक्ति जिसमें क्षमता होगी वह संसाधनों के ऊपर जो अधिकार रखेगी। समाजवाद ये कह रहा है कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। संसाधनों का
संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा समाजवाद कह रहा है कि जो भी समाज के अंतर्गत जो संसाधन है उनका न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। मुख्य सरकार इनका जो समाजवाद की बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना ही क्या है? समाजवाद का टारगेट है। और इन्होंने कहा कि राज्य का जो काम होगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सेवा से संबंधित आधारभूत जो समस्या है उनके अंतर्गत राज्य है वो क्या करे? उनका निरीक्षण का काम करे, राज्य उन व्यवस्थाओं को लागू करवाने का काम है वो करे। और हमने देखा था कि हमारे भारत के अंतर्गत एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े चिंतक हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने है वो समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि किस तरीके से समाज के अंतर्गत असमानता है वो व्याप्त है। मैंने यह भी बताया था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने है वो बाद में जाकर सप्त क्रांति करके एक बहुत बड़ा आंदोलन है वो असमानताओं को समाप्त करने हेतु चलाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने समाज में 5 तरह की असमानताओं का उल्लेख करने का काम किया, वो डॉक्टर लोहिया ने किया। डॉक्टर लोहिया ने बताया कि स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है? असमानता, स्त्री और पुरुष में असमानता। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि चमड़ी के रंग के आधार पर देखेंगे तो समाज के अंतर्गत है वो असमानता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जातिगत के आधार पर है वो देश के अंतर्गत असमानता है। पूरा देश अलग अलग जातियों के अंतर्गत बटा हुआ है। कुछ जातियां हैं वो अधिक है वो शक्ति संपन्न है, अधिक सुविधाओं का फायदा उठा रही, और कुछ ऐसी है जातियां जो सदियों से पिछड़ी रही, आज भी समाज में पिछड़ी हुई, आज भी उनकी भूमिका है वो गौण है। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर लोहिया ने कहा था। एक उन्होंने बताया था कि अन्य औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के दौरान भी है वो असमानता ने आने का काम किया। किसमें? औपनिवेशिक शासन काल, जिस समय अंग्रेजों का शासन था वो। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताई थी आर्थिक असमानता, जो 5वें नंबर की असमानता है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो आर्थिक असमानता है वो सबसे खतरनाक असमानता है। यदि आर्थिक समानता का समाधान हो जाए तो समाज में क्या है? समानता, सभी तरह की समानताएं आ जाएगी। आप देखना कि अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, आर्थिक असमानताएं खत्म हुई तो स्त्री पुरुष में असमानता वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वे दोनों ही वह परिपक्व हो जाएंगी तो स्त्री एवं पुरुषों के ऊपर निर्भर कम हो जाएगी। वे भी है अन्य फील्ड के अंतर्गत काम करेगी, है आजीविका चलाने का काम करेगी, तो पुरुषों के ऊपर से उनकी क्या होगी? उनकी पुरुषों के ऊपर निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। पुरुषों के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी तो क्या है? तो आजाद हिंद फौज, कोई तकलीफ की बात नहीं, महिलाएं आराम से काम करे, तो फिर पुरुषों की बात को अधीनता में रहकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं। उनको घर के बर्तन धोने वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज को भूख लगी तो खुद बना के खाओ और हमें भी खिलाओ की बात आ जाएगी। एक बात तो ये निकल कर आई। दूसरी बात ये निकल कर आई कि जो यदि आर्थिक असमानता समाप्त हुई तो ये जो चमड़ी के आधार पर जो भेदभाव है, गोरे वर्ण का है, काले वर्ण का है, गेहूं वर्ण का है, तो ये डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यदि आर्थिक रूप से लोग संपन्न हुए तो चमड़े के आधार पर जो भेदभाव है उसका इतना बड़ा कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि कोई अश्वेत व्यक्ति है और उसके पास में अच्छी धन संपदा पैसे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम है, और कोई श्वेत व्यक्ति गरीब है तो उस व्यक्ति को उससे आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा होगा तो क्या होगा? एक दूसरे की आवश्यकता होती है, वो व्यक्ति को असमानताओं को समाप्त करने में कार्य करेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि जो चमड़ी के आधार पर रंग है वो भी आर्थिक जो असमानता समाप्त हुई तो हो जाएगी। फिर डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो समाज के अंतर्गत जातिगत व्यवस्था है उसने असमानता फैलाई। आप देखोगे कोई उच्च जाति के लोग हैं, दूसरे कुछ है निम्न जाति के लोग हैं, जैसे प्राचीन समय में चांडाल करके हैं जो निम्न जाति के अंतर्गत आते थे। चांडालों को उस समय आप देखोगे कि गुप्त काल के ये व्यवस्था में भी देखोगे, आगे जाके हिस्ट्री आपको 12th के अंतर्गत में बताऊंगा, तो किस तरीके से चांडालों को गांव के अंदर भी आने से उनको रोका गया। चांडाल हो इसलिए आप गांव के जो कस्बे में जो उच्च वर्ग के लोग रह रहे हैं वहां आप आओगे भी नहीं, क्योंकि यदि आप वहां आओगे तो वे लोग कहीं न कहीं है अपवित्र हो जाएंगे। तो ये क्या? ये बहुत बड़ी जातिगत असमानता थी। आज भी हम गांवों में देखेंगे तो कुछ जातियों को निम्न माना गया है, और आज भी उन जातियों के हाथ से आप जल पियोगे या आपके जल को या फिर बर्तन को है वो स्पर्श करेंगे तो अपवित्र मानने की बात। ये क्या? ये बहुत बड़ी जातिगत असमानता। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यदि समाज में आर्थिक असमानता आ जाएगी तो जातिगत असमानता की जो खाई है वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, उसका इतना बड़ा है वो योगदान नहीं है। तो ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भाई जो जातिगत असमानता है उसको भी समाप्त करने का जो महत्वपूर्ण पहलू है आपका वो क्या है? आर्थिक असमानता है। तो ये डॉक्टर लोहिया के द्वारा बताई गई है कुछ असमानता थी जो समाज के अंतर्गत व्याप्त थी। अब इन सब के अंतर्गत आप देखोगे कि दो धाराओं के अंतर्गत इस समय है वो समाजवाद बटा। एक तरफ तो डॉक्टर लोहिया का समाजवाद था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और दूसरी तरफ है अन्य जो समाजवादी थे। उन्होंने कहा कि साहब जो समाज में असमानता है वो सबसे बड़ी वर्गीय असमानता है।
कौन सी है? वर्गीय। कुछ वर्ग है वो बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न है, कुछ जमींदार वर्ग है जैसे अन्य वर्ग है, ये वर्ग बहुत ही समाज में है वो संपन्न है। फलत ये जो वर्गीय असमानता जो समाप्त हो जाएगी, ये ऊंच नीच वाली समानता ये समाप्त हो गई, तो उस दिन सभी तरह की समाज में समानता आ जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी असमानताएं गौण है और आर्थिक असमानता का खात्मा होते ही विश्व क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया का कहना कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उनके सब के खिलाफ एक साथ संघर्ष करना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर लोहिया ने आगे जाकर वो सप्त क्रांति का नारा दिया। उन्होंने एकांकी क्रांति की बात नहीं की, बल्कि उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ है 5 क्रांतियां, और इस सूची में 2 और क्रांतियों को जोड़ दिया गया। एक है व्यक्तिगत जीवन पर न्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, और दूसरी थी आपकी कौन सी? दूसरी थी अहिंसा के लिए सत्याग्रह। ये 2 क्रांतियां भी डॉक्टर लोहिया ने जोड़ी और फिर सप्त क्रांति का नारा दिया, और ये 7 क्रांतियां एक आंदोलन के अंतर्गत गई। यही डॉक्टर लोहिया का समाजवाद का आदर्श था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करके थे, वो बहुत बड़े समाजवाद के हिमायती थे। और एवं की डॉक्टर लोहिया के बारे में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जब भारत और चीन के साथ हमारा 1962 के अंतर्गत युद्ध होता है, 1962 की जब जंग हुई थी भारत और चीन की, और उस युद्ध के अंतर्गत भारत है वो पराजित हो गया था, भारत है वो उस युद्ध में पराजित हुआ। तो डॉक्टर लोहिया ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने खड़े होकर के जवाहरलाल नेहरू को है वो मुंह के खाने के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर तंज भरा था। संसद के अंतर्गत भरी सदन में उन्होंने बात कही थी कि आप हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हो, आपकी कोई विदेश नीति रही नहीं है और आपको काम करने का तरीका भी नहीं आता। यानी इतना बड़ा समाजवाद का हिमायती व्यक्ति और इतना बड़ा नेतृत्वशील व्यक्ति था कि वो देश के प्रधानमंत्री को उठकर उन्होंने कह दिया था कि आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हो, आपको तरीका है नहीं काम करने का, आपका जो तरीका था वो गलत लोगों को चुनने का था, आपने गलत लोगों के साथ कहीं ना कहीं दोस्ती की, जिसकी प्रताड़ना हमें 1962 की जंग के अंतर्गत होने का काम हुआ। तो ये डॉक्टर लोहिया की थ्योरी थी। तो ये हम क्या कर रहे थे? समानता स्थापित करने का काम कर रहे थे कि किस तरीके से समानता स्थापित की जाए, उसमें मैंने बात की थी। ये आपका जो बिंदु है वो दूसरा समानता स्थापित करने की। क्या था कि समानता को कैसे स्थापित किया जाए। समानता को कैसे स्थापित किया जाए, तो हमने इसमें प्रथम पढ़ा था कि औपचारिक समानता स्थापित करना। क्या करना? औपचारिक समानता स्थापित करना। दूसरी वह क्या आई? वह आई है विभेदक के बर्ताव के द्वारा समानता करना। विभेदक यानी विभेदक का मतलब होता है अलग अलग। विभेदक का मतलब क्या हुआ? अलग 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 व्यवहार करवा। बर्ताव का मतलब होता है व्यवहार। अलग अलग व्यवहार के द्वारा समानता स्थापित करो। तो ये विभेदक के बर्ताव द्वारा समानता स्थापित करना। तो हम समानता स्थापित करने हेतु काम कर रहे हैं। और जो औपचारिक समानता स्थापित करनी थी प्यारे बच्चों, उसके लिए मैंने बहुत से काम किए, आपको बताया कि किस तरीके से मार्क्सवाद ने है वो समाज में औपचारिक समानता लाने के लिए बात की, किस तरीके से उदारवाद ने समाज में समानता लाने हेतु काम किया, किस तरीके से नारीवाद ने समाज में औपचारिक समानता लाने हेतु काम किया, और किस तरीके से जो समाजवाद था उसने डॉक्टर लोहिया के समाजवाद ने भी है वो समाज में समानता लाने हेतु औपचारिक काम किया। तो ये औपचारिक काम है। आपसे पूछा जाएगा आपने समानता कैसे स्थापित करोगे, तो पहले आप कहोगे कि साहब औपचारिक समानता स्थापित करोगे। और औपचारिक समानता में आप क्या करोगे? जो समाज के अंतर्गत अमीर और गरीब वर्ग की खाई है, क्या आप उसको सीधे ही समाप्त करोगे, या अमीर व्यक्ति को आप सीधे गरीब बना दो और गरीब को आप सीधा अमीर बना दो तो समानता ही? तो नहीं। तो आप वहां पर कहोगे कि साहब औपचारिक समानता का मतलब ये है कि समानता हेतु कुछ मानक तय किए गए हैं। जैसे भारत में आप देखोगे बीपीएल से नीचे वह असमान माना जाएगा, और जो बीपीएल से ऊपर एपीएल में आएगा तो वो क्या है? समानता के दायरे में आ जाएगा। तो एक ये तरीका था। फिर उसके लिए क्या हुए? औपचारिकता हेतु कई अलग अलग लोगों ने आंदोलन किए, अलग अलग लोगों के विचार निकल कर आए, और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से नारीवादी लोगों ने भी वो आंदोलन उठाया, किस तरह से समाजवाद ने है वो डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में सप्त क्रांतियां हुई, और किस तरह से है वो अन्य हुई। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, विभेद बर्ताव के द्वारा समानता स्थापित करना। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपभोग है वो कर सके, उनसे अलग व्यवहार करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
अब जो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है, उस लाइन का मैंने आपको ये अर्थ बताया कि विपरीत बर्ताव का मतलब हुआ अलग अलग बर्ताव। अलग अलग बर्ताव का मतलब ये हुआ व्यवहार करना। यानी आप क्या कहोगे कि आपने कहा कि सभी को सर है वो एक जैसे, एक आपके अंतर्गत पढ़ाई के अंतर्गत टैलेंट बच्चे हैं, दूसरे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कुछ एक कमजोर हैं, या फिर उन्होंने पूर्व के अंतर्गत नहीं पढ़ा था, या अन्य कोई कारण से वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही लाठी से आंकूं, एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये तरीका कि मैं उन दोनों के साथ एक जो अच्छे पढ़ रहे बच्चे और एक कमजोर बच्चे, उन दोनों को हैं वो दोनों अलग तरीके से लेने का काम करूं। तो वहां पर आप कहोगे कि साहब आप एक काम कीजिए, हम दोनों को अलग तरीकों से लीजिए ताकि दोनों में समानता हो। तो दोनों में समानता लाने के क्या है, तो हमने क्या किया कि विभेद का मतलब हुआ हमारे यहाँ पर अलग, विभेद का मतलब है अलग 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 व्यवहार। अलग अलग व्यवहार करोगे तो कैसे, यानी एक क्लास के अंतर्गत सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं और एक कमजोर बच्चे हैं। अब मैंने क्या किया कि दोनों का अलग ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप ए ग्रुप, दूसरा है वो बी ग्रुप के बच्चे होंगे। अब क्या करूंगा, अब जो बी ग्रुप के बच्चे हैं कुछ कमजोर हैं, जैसे ये देखो, और ए ग्रुप के बच्चे हैं वो काफी टैलेंटेड है, इनको मैंने माना कि पूरा चैप्टर दे दिया याद करने हेतु कि एक काम करो कल आप है वो पूरा चैप्टर याद करके आओगे। क्यों, क्योंकि मैं कल आते ही आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। बी ग्रुप को भी मैंने कह दिया कि मैं भी आपका कल टेस्ट लूंगा, लेकिन आपको क्या है, आपको मैं आरक्षण दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, आरक्षण दे रहा हूं। आरक्षण दे रहा हूं मतलब क्या हुआ, मैं आपको कुछ छूट दे रहा हूं। किसमें, कल जो पूरा एक चैप्टर प्रथम चैप्टर याद करना है उसमें आप एक काम करना, उसमें 2-3 बात याद करना, यानी मैंने उनको फिक्स दे दिया कि आप 2 पैराग्राफ ही याद करके आना। क्या करना, 2 पैराग्राफ हैं वो 2 पैरा ही पढ़कर आना। क्या होगा इससे चीज ये निकल कर आएगी, इससे चीज ये निकल कर आई कि मैंने बी ग्रुप के बच्चे जो कुछ कमजोर थे उनको मैंने आरक्षण दिया, उनको मैंने छूट दी कि ए ग्रुप को पूरा चैप्टर दिया, बी ग्रुप को मैंने केवल उस चैप्टर में से जो पूरा चैप्टर तकरीबन है 15-20 पैराग्राफ में था उन बच्चों को केवल 2 पैराग्राफ ही दिया, ताकि वे बच्चे उन 2 पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ कर आएंगे, अच्छी तरीके से समझ कर आएंगे और बाकी वाले पूरा चैप्टर करके आएंगे कंप्लीट। ये क्या हुआ, तब आप कहोगे कि साहब ये तो हमारे साथ तो असमानता हुई एक तरह की। एक तरफ तो आप दुआई दे रहे हो हम समानता स्थापित करें, दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं असमानता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ वर्ग हैं, कुछ समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सदियों से उपेक्षित रहे, उनको क्या है, उनको आरक्षण देना जरूरी है, अन्यथा वे क्या है, समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। और आपके क्लास में भी ऐसी स्थिति हुई, कुछ बच्चे हैं वो कमजोर थे इसलिए उनको मुझे छूट देनी अनिवार्य थी, नहीं तो वे बच्चे पूर्णतया उससे कुछ भी नहीं सीख सकते। तो यही उद्देश्य है वो विभेद बर्ताव, अलग अलग व्यवहार के द्वारा समानता स्थापित करना। और हमने देखा कि किस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति आप कहो कि उसको 50 सीढ़ी चढ़ने का कह दिया जाए, वो 5 मिनट में 50 सीढ़ी चढ़ के उतर जाएगा, लेकिन एक उसी विकलांग व्यक्ति को कह दिया जाएगा तो इस बिल्डिंग पर चढ़ के आप 5 सीढ़ियां, तो वो नहीं चढ़ पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा, उसकी स्थिति को देखते हुए व्यवहार करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो वास्तव में प्राकृतिक रूप से या फिर है वो सामाजिक रूप से यदि उसमें असमानता है तो उसको समानता में लाने हेतु हमें उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना होगा, ताकि वह उन व्यक्ति के बराबर कहीं न कहीं आने का प्रयत्न अवश्य करेगा। इसलिए आरक्षण की हमारे देश के अंतर्गत व्यवस्था की गई। यानी हमारे देश में आप देखोगे जैसे नौकरियों में मैंने आपको आरक्षण पढ़ाया था किस तरीके से है, शिक्षा के अंतर्गत है। आप देखोगे कि आपसे वही स्कूलें हैं वो फीस ले रही, तकरीबन माना कि आपसे 15 है या सपोज है 20,000 फीस दी। वही एक ऐसा आपके साथ में साथी बैठा है जो फ्री ऑफ पढ़ रहा है, निःशुल्क पढ़ रहा है आपकी उसी स्कूल में। क्यों, क्योंकि उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है कि उन बच्चों को है वो छूट दी जाए, उनकी निःशुल्क पढ़ाई की जाए। 25% लोग हैं वो निःशुल्क उनको पढ़ाया जाए। तो ये क्या है, ये इसलिए है कि वे बच्चे गरीब है, उनकी स्थिति नहीं है कि वे भी पैसे देकर पढ़े। तो ये क्या हुआ, आप दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हो तो वो उसको निःशुल्क पढ़ाया तब आपके साथ भी पढ़ रहा है। तो ये आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई ताकि जो अन्य निम्न वर्ग है वे भी समाज की मूल धारा में आने का काम करें। उदाहरण के लिए आप समझोगे कि विकलांग को, एक विकलांग व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों यानी रैंप की मांग है वो न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने को समान अवसर है वो मिल जाएगा।
यानी ये बात निकल कर आई कि एक देखोगे कि किस तरीके से एक विकलांग व्यक्ति होता है और सार्वजनिक स्तर पर आप देखोगे स्कूल है या फिर कोई ऑफिस कार्यालय है, तो ये जो अन्य स्थान है विद्यालय वगैरह वगैरह आपके सार्वजनिक स्थल है, पुलिस स्टेशन वगैरह है, ये सार्वजनिक स्थान है, तो वहां पर जो विकलांग व्यक्तियों को समानता लानी है तो वहां पर रैंप जैसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि उनको चढ़ने में क्या हो, सहूलियत हो, इसलिए ये जरूरी है। इसी तरह आप एक उदाहरण देखिए कि रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं को कॉल सेंटर जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है, इससे उनके काम में समान अधिकार की रक्षा होगी। दूसरा आप देखोगे कि जो अधिकांश कॉल सेंटर है वो रात्रि के समय संचालित हो रहे हैं, तो उन कॉल सेंटरों को भी जो जाने वाली महिलाएं जहां पर जो काम करती हैं तो उनको लिए भी क्या है, रात्रि के समय सुरक्षा देने का काम है। वो क्या है, अलग व्यवहार का, आपको विशेष उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी ताकि वे क्या कर सके, अपने काम को अच्छी तरीके से कर दीजिए। एक अन्य उदाहरण है जानवरों को पेड़ पर चढ़ने का कहा जाए। आपकी पुस्तक में आप देखोगे एक व्यक्ति खड़ा है और सभी जानवरों को एकत्रित किया है, जिसमें हाथी है, शेर है, आपके खरगोश है, बंदर है, सभी जंगल के जानवरों को खड़े कर दिया। और अब कहा जाए अलग बर्ताव नहीं करना, आप कहोगे सभी के साथ समान करो, तो क्या स्थिति होगी। अब मैंने कह दिया कि सभी जानवर है वो यहाँ आओ और सभी इस पेड़ के ऊपर चढ़ कर दिखाओ, तो क्या वे सभी जानवर, हाथी उस पेड़ पर चढ़ पाएगा क्या, वह जो बंदर है जो पेड़ पर चढ़ेगा, या फिर जो अन्य जानवर वहां पर पशु खड़े हैं, ऊंट है, तो वे पेड़ पर चढ़ पाएंगे, तो आपको हिसाब नहीं। तो उनके साथ समान बर्ताव करने का मतलब क्या हुआ, उनके साथ हम कहोगे कि आप सभी को पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, कोई फैसिलिटी नहीं, जाओ चढ़ो, तो वहां पर आप कहोगे एक साथ समानता ये तो स्थापित नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर है जो पेड़ पर चढ़ने में सक्षम ही नहीं, तो उनके लिए आप विशेष सुविधा करो। तो इसी तरह से समाज में भी यही स्थिति है कि हाथी पर जिस प्रकार से आपने पेड़ पर चढ़ने से कर दिया कि सब हाथी चढ़ नहीं सकता, बंदर तो फुर्ती से चढ़ जाएगा क्योंकि उसका तो रात दिन का काम है यही। तो ये एक जो अलग बर्ताव की बात है कि आप अलग अलग व्यवहार करो ताकि लोगों में क्या हो, समानता हो। जो बंदर का काम है पेड़ पर चढ़ने का, तो उसको दो, हाथी को है वो दूसरा काम दो, तो ये काम कर, तो क्या आ जाएगी, एक तरीके से उनके साथ अलग बर्ताव करोगे, अलग व्यवहार करोगे, तो समाज में समानता आने का काम करेगी। फिर तीसरा जो हमारा बिंदु है कि किस तरीके से समानता स्थापित की जाए, उसकी श्रृंखला में हम देखेंगे कि सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा है वो हम क्या करेंगे, समाज में समानता स्थापित करने का काम करेंगे। जैसे सकारात्मक कार्रवाई में आप देखोगे कि बहुत सारे हॉस्टल चल रहे हैं, जैसे आप देखोगे, आपने देखा होगा वहां पर अम्बेडकर हॉस्टल चल रहा है, अम्बेडकर हॉस्टल है, ठीक है, या कस्तूरबा गांधी आप देखोगे हॉस्टल चल रहे हैं लड़कियों के लिए, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। तो ये क्या है, ये अलग अलग सकारात्मक कार्रवाई का प्रतीक है कि भाई कुछ वर्ग ऐसे हैं जो विशेष काम नहीं कर सकते, उनके लिए आप विशेष सुविधा दो। और जो निम्न वर्ग के दलित और ये लोग हैं, बच्चे हैं जी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए जहां पर अच्छे शिक्षण संस्थाएं वहां पर है वो छात्रावास बनाए जाए। उन छात्रावासों को खर्चा कौन वहन करे, सरकार वहन करे, क्योंकि वे बच्चे वहां पर आकर निःशुल्क रहकर पढ़ाई करेंगे तो ही समाज में समानता आएगी। नहीं तो वे बच्चे भी समाज की धारा से कट रहे हैं कि उनकी स्थिति नहीं है, वे पढ़ कैसे पाए। इसी तरह कस्तूरबा गांधी करके जो हॉस्टल चलाई गई, उनमें उन लड़कियों को भी शामिल करने की छूट दी कि आप आओ यहाँ पर रहो और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए वो पढ़ाई करो, और पूर्ण सुरक्षा भी आपको सरकार का देने का काम करेगी। और अब यहाँ पर आप रहोगे तो आपको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। तो ये क्या है, ये एक समुदाय को समाज की अन्य धारा में लाने हेतु वह भी समान रूप से पढ़ाई कर सके, इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है, तो इसको सकारात्मक कार्रवाई का नाम दिया गया है। सकारात्मक कार्रवाई के अलग अलग रूप है, जैसे वंचित समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाएं, वो सकारात्मक कार्रवाई। आप देखोगे नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने से क्या आ जाएगी, समानता स्थापित होगी। और हमारे देश में वंचित समूह को अवसर की समानता देने के लिए नौकरियों और शिक्षाओं में स्थान आरक्षण की नीति को अपनाया गया। तो सकारात्मक कार्रवाई में हम समझोगे कि हमारे देश में क्या किया गया, नौकरियों जो शिक्षा संस्थान है, आप नौकरियों में जैसे पुलिस का फॉर्म भर रहे हो तो वहां पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई, उसमें SC ST के लिए है वो सीटें आरक्षित की गई हैं। कोई SC कैटेगरी का है या ST का है या फिर OBC का है, तो उनके लिए अलग अलग सीटों का कैटेगराइजेशन किया गया, अलग अलग सीटें रखी गई है कि SC के लिए इतनी होगी, SC ST के लिए इतनी, OBC के लिए इतनी होगी। तो ये क्या, ये सकारात्मक कार्रवाई का नतीजा है कि उनके लिए सीटें रिजर्व करो ताकि वे अच्छे तरीके से उस व्यवस्था के अंतर्गत आने का काम करें। तो ये क्या है, सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य है।
तथ्य यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना कार्य किया जाना चाहिए उससे बहुत काम हुआ है। और स्कूली शिक्षा के स्तर पर आने वाली समस्याएं जैसे ग्रामीण और शहर झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावनाओं को न के बराबर देखा जा सकते हैं। अब हम करूँ जो सबसे बड़ी फैक्ट एक निकल कर ये आया कि हम सकारात्मक कार्रवाई का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आज भी समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वो भारत की असंख्य जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे हैं। आज भी उन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। आज भी बहुत से बच्चे हैं जो ग्रामीण के अंतर्गत या शहरी झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, वे बच्चे आज भी स्कूल जाने की न के बराबर संभावना है। तो यदि उन बच्चों को स्कूल भेजना है तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं, गरीब परिवार के, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि ढंग की स्कूल में उन बच्चों का दाखिला दिलाए, उनको पढ़ाने का काम करे। तो यही तरीका हमारे पास एक रह जाता है कि उन बच्चों को निःशुल्क है वो सुविधा दी जाए, उनको निःशुल्क है वो नोटबुक वगैरह दी जाए, तो वे बच्चे हैं आगे बढ़ेंगे और अपना है वो विकास करने का काम करेंगे। इसलिए हमें सकारात्मक कार्रवाई अपनानी चाहिए, इसलिए हमें आरक्षण जैसी व्यवस्था को अपनाने की जरूरत है। यदि वे बच्चे स्कूल भी जाना चाहे तो उनके पास स्कूलों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और खासकर उच्च वर्ग के बच्चों को स्कूल सुविधाओं की तुलना में बच्चों में समानता के साथ प्रवेश लेंगे। गरीब बच्चे हैं प्रवेश नहीं ले सकते, इसलिए हमें आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन बच्चों को भी क्या हो सके, प्यारे बच्चों, उन विद्यार्थियों को भी अवसर मिल सके, वे भी जाकर वहां पर पढ़ाई करने का काम करें। तो ये हमारे मोटे तौर पर है वो समानता का कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि किस तरीके से हमें समाज में समानता स्थापित करनी है। अब देख लीजिए संपूर्ण पाठ जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। कुछ स्मरणीय बिंदु निकल कर आए कि ये बिंदु आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने हैं और शॉर्ट इनको आप अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। देखिए क्या कहना है शुरुआत से कि 18वीं सदी में फ्रांस में जनता ने भू सामंत यानी बड़े बड़े जमींदार जो जागीरदार थे, बड़े बड़े जमींदार, विशेष वर्ग यानी अमीर वर्ग और राजशाही से विद्रोह करके स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया। यानी ये बात आई जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारा की बात आई तो ये फ्रांसीसी क्रांति में है वो दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा दिया। 1789 के अंतर्गत ये क्रांति हुई। किनके विरुद्ध थी? भू सामंतों के विरुद्ध के अंतर्गत ये थी। भू सामंतों का ज्यादा बोलबाला था। वहां पर है वह आप देखोगे अभिजात वर्ग का ज्यादा बोलबाला, ज्यादा अमीर वर्ग, अभिजात का मतलब हुआ अमीर, और भू सामंत, भू यानी जमीन, सामंत यानी जागीरदार। फिर आप देखोगे राजशाही यानी जो राजा था वहां पर, इनके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ। इसमें बात आई कि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें समाज में समानता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए और हमें भाईचारा चाहिए। कि आपने पूरे समाज में आपस में एक दूसरे को लड़ा कर रखा है तो हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारा जो 2 चैप्टर हमने 2 राजनीति के सिद्धांत पढ़े, आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। समानता का कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे साहब फ्रांस की क्रांति से। समानता मतलब विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता की परिभाषा यह है कि विशेषाधिकारों का अभाव और सबको विकास के समान अवसर मिले। व्यक्तियों को जाति, उनका धर्म, उनके रंग, उनके वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के बिना विकास के समान अवसर प्राप्त हो, समानता कहलाएगी। यह आपकी समानता की परिभाषा है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है और समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य महत्व हैं और समान अधिकार के, इसलिए ये धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकार की जनक है। सभी लोगों के साथ आप एक जैसा व्यवहार करो। अनेक देश के कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता हमें नजर आई जाती। आपसे पूछा जाएगा समाज में कौन कौन सी असमानता है, तो आप कहोगे एक साहब ज्यादा धनवान है, कोई गरीब है, किसी के पास ज्यादा संपदा है, किसी के पास ज्यादा अवसर है नौकरियों में जाने के, कुछ लोगों को अवसर भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, तो वे कैसे जाएंगे। कुछ लोगों को ज्यादा कार्य, बाकी कुछ लोग हैं वो 2 जून की रोटी भी दिन भर की नहीं मिली। कुछ लोगों की स्थिति अच्छी है, कुछ लोगों की ज्यादा पावरफुल है। तो ये समाज में भारी असमानताएं इनके आधार पर।
समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों में निर्धारित नहीं होने चाहिए। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण समाज जनित अवसरों की असमानता और शोषण को पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपकी समाज में समानता लाने की बात होगी। समानता के 3 आयाम हैं, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। कौन सी है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। राजनीतिक समानता में सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना, राजनीतिक में समानता शामिल है। और समान नागरिकता में समानता के साथ मतदान का अधिकार, उनको संगठन बनाने का अधिकार, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये शामिल है। तो ये आपका क्या है? ये राजनीतिक समानता की बात की जा रही है कि राजनीतिक समानता इस तरह से आएगी, सभी नागरिकों को वोट देने का दो, सभी को बोलने की स्वतंत्रता दो, तो ही आ जाएगी। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता का लक्ष्य है धनी और निर्धन, धनी का मतलब अमीर, निर्धन यानी गरीब समूह के बीच खाई को कम करना। यही कि समाज में धन या राज्य की समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्तियों की हालात को सुधारने का काम करे। तो ये किस में कह रहा है? ये आर्थिक असमानता की बात कर रहा है कि आर्थिक असमानता हम कहेंगे कि जो धनी और निर्धन समूह के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उनको कम करके लाई जा सकती है। फिर हमारी ये तीसरी, आपकी जो दूसरी थी, तीसरी वो है, या इसको तीसरी मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और समान अधिकार देना इस लक्ष्य की दिशा में पहला कदम है। और समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त सुविधा, कौन सी? स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की, पोषण यानी खाने की सुविधा और न्यूनतम वेतन की गारंटी यानी रोजगार की गारंटी मानी गई है। समाज के सभी वर्गों में महिलाओं को भी समान अधिकार दिलाना किस में आएगा? सामाजिक समानता में आएगा। फिर है ये समाज में समानता स्थापित करने के कारक है, मैंने ये आपको पढ़ाया था। असमान और विशेष अधिकारों की समाप्ति करके समाज में समानता स्थापित की जाएगी, पहली बात। दूसरा क्या है? विभेद बर्ताव, लोगों के बीच अंतर को ध्यान रखकर विभेद बर्ताव यानी अलग अलग व्यवहार के द्वारा, आरक्षण की नीति के द्वारा समाज के सभी वर्गों में समान अवसर पहुंचाकर है वो क्या किया जा सकता है। और कुछ देशों में इसको सकारात्मक कार्रवाई का नाम दिया गया है, जिसके आधार पर क्या किया जा रहा है? समानता स्थापित करने का काम किया जा रहा है। फिर ये जो औपचारिकता के लिए हमने समाजवाद है, मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक समानता में विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात की गई है। और उदारवाद में क्या कहा गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा है वो समाज में संसाधनों पर क्या हो? प्रतिद्वंदिता हो, प्रतिस्पर्धा होगी, तो क्या होगा? समाज में है वो समानता आएगी। यानी प्रतिस्पर्धा जरूरी है या प्रतियोगिता होनी जरूरी है। समानता के 3 तत्व हैं, वो आपको बताने यानी विशेषताएं बतानी, कोई भी 3 बतानी। तो यहाँ पर 5-6 दी हुई है, कोई तकलीफ नहीं। विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी तो समानता आएगी, सभी को समान अवसर होगा तो न्यूनतम आवश्यक पूर्ति होगी। न्यूनतम आवश्यक यानी भोजन, कपड़ा, वस्त्र, आवास, ये क्या है? सारी शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये न्यूनतम आवश्यकताएं। तर्क संगत भेदभाव, समानों में समानता और असमानों में समानता आई तो ये क्या हो जाएगी? आपकी समानता हो जाएगी। समानता के प्रकार यानी विविध रूप कौन से? प्राकृतिक समानता यानी प्रकृतिदत्त, कोई विकलांग है, कोई तेज बुद्धि वाला, कोई कमजोर है। सामाजिक है यानी समाज में ऊंच नीच, कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, जैसे महिला को है वो अबला माना गया है। फिर नागरिक समानता यानी वैधानिक कानून की दृष्टि में समानता। फिर राजनीतिक समानता है मतदान देने का, चुनाव में वोट लड़ने का। फिर आर्थिक समानता, तो हमारे जो इस चैप्टर के अंतर्गत थी वो कौन सी थी आपकी? ये प्राकृतिक थी, ये सामाजिक थी, ये राजनीतिक और आर्थिक, इनका अध्ययन किया। साथ में इसका भी आप अध्ययन कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं। स्त्री पुरुष के समान अधिकार का सिद्धांत नारीवाद है और जिसमें कहा गया है कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके समाज में समानता लाई जा सकती है। समाजवाद, समाज में फैली असमानता व संसाधनों का बंटवारे पर बात कौन कर रहा है? समाजवाद कर रहे हैं। और समाजवाद के विचारक भारतीय समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने असमानता के प्रकार बताए थे। महिला पुरुष असमानता, जो स्त्री पुरुष, रंग पर असमानता, जाति पर, आर्थिक असमानता और औपनिवेशिक असमानता। ये किसने बताई थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बताई थी। राम मनोहर लोहिया ने कितने तरह की? 5 और 2 और बाद में है वो डॉक्टर लोहिया ने जोड़ी थी। इन्होंने कहा कि इन असमानताओं की जड़ें अलग अलग है, इनको दूर करने के अलग अलग प्रयत्न हमें करने चाहिए। उदारवादी समानता
यानी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार करो, प्रतियोगिता लाओ और प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी की बात कौन कर रहे हैं? उदारवादी समानता के सिद्धांत में कही गई है। उदारवादी कह रहे हैं कि व्यक्ति में योग्यता है, आप उसको बाजार में खुला छोड़ दो, योग्यता है तो वह चीज को समझ जाएगा कि ये चीज मुझे लेनी है, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। प्रतियोगिता करो, उसमें कंपटीशन होना चाहिए तो ही होगा। और न्यूनतम जीवन स्तर की सुरक्षा दो, उनके लिए भोजन, वस्त्र, कपड़ा, आवास, चिकित्सा जैसी सुविधाएं हैं वो गारंटी और राज्य देने का काम करे। मार्क्सवादी ने कहा कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो और सबको विकास के समान अवसर हो। ये कौन कह रहा है? मार्क्सवादी कह रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा कि मार्क्सवादी क्या कह रहे थे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मार्क्सवादियों ने कहा कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, यानी संसाधनों का समान वितरण हो, न्यायोचित और सबको विकास के अवसर मिले। राजनीतिक समानता स्थापित करने के उपाय क्या है? राजनीतिक समानता स्थापित करना है तो आर्थिक समानता को लाओ, संसाधनों का तो राजनीतिक जो शक्ति संपन्न है, अमीर गरीब नहीं हुए तो वो भी चुनाव भाग लेंगे। राजनीतिक शिक्षा का प्रचार करो, कानून का शासन लाओ, प्रेस की आजादी हो और लोकतांत्रिक समानता लाओगे तो आप क्या हो जाएगा? तो ये वास्तव के अंतर्गत राजनीतिक रूप से समानता आने का काम होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। आगे बढ़िए क्या करें? आर्थिक असमानता लानी तो आप क्या करोगे? संसाधनों का न्यायोचित वितरण करो, यानी समान रूप से हैं उनका वितरण करो, न्यायोचित यानी समान रूप से। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखा जाए, ऐसा नहीं कि एक अमीर व्यक्ति लेकर बैठा है, गरीब के पास कुछ भी नहीं। उस सीमित संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा और समान काम है तो समान वेतन का अधिकार उनको मिलना चाहिए। भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के उपाय क्या किए गए? मैंने आपको बताया कि संविधान में कानून के समक्ष विधि के समक्ष समानता है। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। संसद तथा विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। एससी और एसटी के लिए सरकारी सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी को लिए आरक्षण किया गया। और स्थानीय शासन, पंचायत राज मैंने पढ़ाया था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 33% किन के लिए? महिलाओं के लिए। इस प्रकार मोटे तौर पर है वो हमने क्या पढ़ा? समानता पढ़ा कि समानता किसे कहते हैं, समानता के लिए क्या क्या प्रयत्न है वो किया गया। मुझे उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं कि आप लोगों को जो समानता का सिद्धांत है प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से इस पाठ को पढ़ें, अच्छी तरीके से समझें और साथ में साथ अच्छे तरीके से वो आप नोट्स बनाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।